मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है पेमेंट इन ड्यू कोर्स और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व रहती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो उनकी क्या लायबिलिटी रहेगी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट जो पेमेंट दी जानी है वो सही पर्सन को सही समय पर और गुड फेथ में और विदाउट एनी नेग्लिजेंस मिल जानी चाहिए, राइट। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब एक प्रॉपर तरीके से पेमेंट राइट पर्सन को राइट टाइम पर और गुड फेथ और विदाउट एनी लापरवाही विदाउट एनी नेग्लिजेंस मिली है। इट मीन्स कि हम कह सकते कि हाँ यस कि पेमेंट जो है इन ड्यू कोर्स हो चुकी है। अभी क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जब हम ये कह सकते हैं कि पेमेंट सही ढंग से हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हम देखेंगे कुछ रूल्स या कुछ कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब क्या है इसका, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मैच्योरिटी का टाइम है तो उससे पहले पेमेंट नहीं होनी चाहिए। हमेशा मैच्योरिटी क्लियर होने के बाद, मतलब वो बिल या वो जो भी प्रोमिसरी नोट है तो वो मैच्योर होने के बाद ही पेमेंट के लिए एक तरीके से रिलीज़ होना चाहिए, पेमेंट रिलीज़ होनी चाहिए। अगर टाइम से पहले मतलब उस मैच्योरिटी से पहले पेमेंट कर दी जाती है तो उसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक चेक के ऊपर पोस्ट डेट यानी कोई आगे की डेट डाली गई है लेकिन उस डेट से पहले ही अगर बैंक उस चेक की पेमेंट इशू कर देता है देन बैंक के पार्ट पर ये नेग्लिजेंस माना जाएगा और बैंक को उस लायबिलिटी से फ्री नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो मे भी बैंक ने गलत पर्सन को दे दिया है या उसने ऑब्वियसली उसने लापरवाही तो की है, तो इस चीज़ के लिए फिर वो हम ये कह सकते हैं कि बैंक इज़ नॉट रिलीड ऑफ इट्स लायबिलिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, दैट इज़ पेमेंट मस्ट बी मेड टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखिए अभी क्या है कि ऑब्वियसली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर पेमेंट लेने का अधिकार किसका होगा। जब वो मान लो बिल मैच्योर होता है तो जिसके पास वो बिल होगा ऑब्वियसली वही पेमेंट ले सकता है। ये तो क्लियर बात है कि अगर बेयरर है तो उसे कोई भी ले सकता है, लेकिन ऑब्वियसली कोई होल्डर तो होना चाहिए ना। तो जो भी होल्डर होगा हम ये मानेंगे कि वो होल्डर इसीलिए है क्योंकि वो उस बिल को अपने पास रखने का यानी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का और उसका पेमेंट लेने का अधिकार रखता है, इसलिए हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसके पोजेशन में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। तो ऑब्वियसली ये बात तो बहुत बार आएगी, रिपीट होगी कि जब भी पेमेंट की जाए तो हमने अपने पार्ट पे कोई भी गलती या लापरवाही नहीं करनी है। अगर हमसे ऐसी कोई भूल हो गई है तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे और हमें हमारी लायबिलिटी से फ्री नहीं समझा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैंक में कोई चेक लेकर जाएंगे, अगर वो बियरर चेक है तो भी बैंक के कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं ये चेक करने के लिए कि जो पर्सन चेक लेकर आया है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। और अगर पेबल टू ऑर्डर है तो फिर अकाउंट पे चेक भी हो सकता है या फिर उस पर्सन जिस पर्सन की फेवर में लिखा क्या ये चेक किसी को एंडोर्स किया गया है। तो ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें हैं, या साइन मैच अगर करने की कंडीशन है तो डेफिनेटली बैंक को साइन भी मैच करने चाहिए, डेट्स चेक करनी चाहिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पासबुक से और जो भी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है स्टार्टिंग में, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बैंक को कुछ और इंक्वायरी भी करनी पड़ जाती है तो वहाँ पर वो फ़ोटोज़ भी मैच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि गलत आदमी को पेमेंट ना चली जाए। लास्ट इज पेमेंट मस्ट बी मेड अंडर बोनाफाइड सर्कमस्टांसेस। तो ऑब्वियसली दोनों ही पॉइंट्स कनेक्टेड हैं कि आप जब भी पेमेंट करेंगे या कर रहे हैं देन आपको ये पूरा 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि जो पेमेंट लेने वाला है वो पर्सन ऑथेंटिक है, वो पर्सन अधिकार रखता है, उसके पास राइट्स हैं। और उसके अलावा जो है
आपने उसकी ऊपर सारी इंक्वायरीज कर ली हैं और ऐसा कोई रीज़न आपके सामने नहीं है जिससे आपको ये विश्वास हो कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है तो आपको पेमेंट रोक देनी चाहिए, आपको रिलीज़ नहीं करनी चाहिए, राइट। तो गुड फेथ इज़ मस्ट इन दैट केस, ओके। तो ये तो था पेमेंट इन ड्यू कोर्स का केस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ या नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन पक्षकारों की जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की लायबिलिटी लेने को तैयार हैं या उसके लिए लायबल हैं। तो कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को के ऊपर जो भी लायबिलिटी क्रिएट होगी उस पर उनकी ज़िम्मेवारी बनेगी। तो वन बाय वन हम उन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली मैं आपको एक स्टेटमेंट पे ले जाना चाहूँगी जो एक्ट के अकॉर्डिंगली कही गई है। एवरी पर्सन, हर पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्ड, हर आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो अनुबंध कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ऑब्वियसली आप लोग बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे माइनर है, ल्यूनेटिक है, ड्रंकर्ड है, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है टू विच ही सब्जेक्ट में बाइंड। ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस का पता होगा, वो उन टर्म्स एंड कंडीशन से खुद भी बाइंड होगा और दूसरों को भी बाइंड कर सकता है, ऐसा उसका अधिकार होगा। लेकिन वो तभी मिलेगा जब वो बिल्कुल साउंड माइंड का होगा या वो माइनर नहीं होगा या डिसक्वालीफाइड नहीं होगा। तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिलीवरी कर सकता है। कहने का मतलब है कि इसमें जितनी भी प्रोसेसेस हैं उसमें किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस जिम्मेवारी को नहीं ले सकते, लेना चाहें तो भी नहीं ले सकते। जैसे सबसे पहले माइनर की बात करें। माइनर का हमें आइडिया है कि माइनर जो 18 ईयर्स से कम का है और माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है और उसकी इनोसेंस का कोई बेनिफिट ना ले ले, इसलिए लॉ ने उसे कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी से बाहर रखा है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी लायबल नहीं होगा। हालांकि माइनर ड्रॉ करेगा, माइनर एंडोर्स करेगा, माइनर्स जो है ट्रांसफ़र करेगा, माइनर डिलीवर कर सकता है क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट असली चीज़ क्या है कि लायबल नहीं होगा। आपने लिख तो दिया इंस्ट्रूमेंट, आप माइनर हो, आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। अगर मान लीजिए पेमेंट कल को नहीं होती है तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप क्यों कौन हो, माइनर हो। तो बाकी की जितनी भी पार्टीज़ उस इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच होंगी माइनर के अलावा, वो सब लायबल हो जाएंगी, बट माइनर लायबल नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है माइनर के द्वारा, इट इज़ कम्प्लीटली वॉइड इन द आइज ऑफ लॉ। वाई? बिकॉज वी कांट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट माइनर फॉर द रिलीज ऑफ पेमेंट, राइट। ओके, चलिए जी। माइनर अगर अपनी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए भी अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है, तो भी हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हम अटैच कर सकते हैं उस पेमेंट के लिए, ध्यान में रखना। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता भी है तो ओनली हिज और हर प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड अगेंस्ट दिस पेमेंट, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ल्यूनेटिक, इडियट्स एंड ड्रंक पर्सन। ऐसे पर्सन जो बाय बर्थ मेंटली रिटार्डेड हैं या बाद में किसी ट्रेजिडी की वजह से ऐसी हालत में आ गए हैं, या फिर वो लोग जो नशे की हालत में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कंडीशन में पाए जा सकते हैं। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक अ माइनर। तो जैसी माइनर की कंडीशन है बिल्कुल वैसी इनकी कंडीशन है। फ़र्क सिर्फ इतना है, माइनर किसी भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने के लायक, राइट।
लेकिन ये लोग, मान लीजिए अब मैं एक ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ जो ड्रंकर्ड है, जो हमेशा नशे में रहता है, लेकिन वो कभी तो सेंसेस में रहेगा ना। मान लीजिए जब वो सेंसेस में था, जब वो उसे होश था, जब उसे सारी चीज़ों का क्लियरली पता था, और उस समय अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा था, तो ऑब्वियसली फिर वो लाइबल रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली लाइबल भी तभी हम बनाएंगे ना जब वो वापस उसी कंडीशन में आएगा। तो उस केस में हम उसे लायबल बना सकते हैं व्हेन एट दैट टाइम, जब वो अपनी सेंसेस में होता है, जब वो ड्रंक नहीं, मतलब उसकी वो वाली हैबिट उस समय उसके अंदर नहीं है। हैबिट है लेकिन उस समय उसने नशा नहीं लिया हुआ है, तो उसकी मेंटल कंडीशन उतनी अनस्टेबल नहीं है। तो अगर अनस्टेबल नहीं है तो वो उस परिस्थिति में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख सकता है। वो एक अलग बात है कि ऐसे लोगों के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आना रहना, दैट इज़ ऑल्सो रिस्की, दैट इज़ वेरी रिस्की फॉर द अदर पर्सनस। नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरेशन और कंपनी। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, हम सब जानते हैं। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? ऑब्वियसली कर सकती है। बिजनेस चलाना है तो कॉन्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी लिखना पड़ेगा, चेक भी काटने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कंपनी का नाम यहाँ पे क्यों आया? कंपनी का नाम इसलिए आया है क्योंकि कंपनी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या कोई भी बिजनेस करने के लिए या ऑब्वियसली इस तरीके के काम करने के लिए बाकायदा अथोराइजेशन चाहिए। किसके द्वारा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। ऑब्वियसली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखने की पावर भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देता है, और ऑब्वियसली दे ही देगा क्योंकि उसके बगैर तो कंपनी का काम नहीं चलने वाला। तो बिज़नेस के फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें तो अनिवार्य हैं, करनी ज़रूरी हैं। तो कंपनी ड्रॉ भी कर सकती है, एक्सेप्ट, एंडोर्समेंट सब कुछ कर सकती है ऑब्वियसली बिज़नेस के हेल्प के लिए। लेकिन थोड़ा सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी हमें बीच में एक पॉइंट देखना पड़ेगा। एजेंट की बात करते हैं। एजेंट वो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। एक पर्सन कॉम्पिटेंट है काम करने के लिए, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल की। तो अगर एजेंट ने कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा है पर अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए, वो अथॉरिटी दी किसने है उसको? प्रिंसिपल ने दी है। तो अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है तो ऑब्वियसली उसमें उसका प्रिंसिपल का नाम मेंशन करना चाहिए और करना होगा। अगर वो इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता और प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है, तो अगर वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर ऐसा कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखता है और उसमें प्रिंसिपल का नाम मेंशन भी नहीं करता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी उसके लिए लायबल नहीं होगा, और बल्कि वो अगर उसको कोई नुकसान होता है तो वो एजेंट के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। तो अगर एजेंट अपना नाम लिखता है प्रिंसिपल का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, तो ये बात क्लियरली है कि उसको ये अथॉरिटी मिली होनी चाहिए। प्रिंसिपल का नाम लिखने का मतलब उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बनाना नहीं है, प्रिंसिपल ने आपको इसकी अथॉरिटी दी है या नहीं दी, ये भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। तो कहाँ पे अथॉरिटी है वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख भी रहे हो तो भी प्रिंसिपल का नाम या फिर उसके जो है आप अपने साइन कर रहे हो लेकिन उसका नाम मेंशन आप करना नहीं भूलेंगे। ओके, अदरवाइज़ फिर एजेंट जो है पर्सनली लायबल होगा, और उसको फिर जो है फिर प्रिंसिपल को वो लायबल नहीं बना सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी या उसके जो भी काम काज है जो देखने वाला है उसका नॉमिनी है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी संभालेगा, और जो भी उसके पास आया है डिसीज्ड पर्सन, जो भी डेड पर्सन है उसके नाम का, तो वो अगर मान लीजिए कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पहले से लिखे हुए हैं जिसमें उस डिसीज्ड पर्सन को पेमेंट लेने का अधिकार था, तो अब उसके क्योंकि वो तो रहा नहीं है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसके उन चीज़ों की रिकवरी कर सकता है ऑब्वियसली, और उसको वो लाइबिलिटीज़ भी पे करनी होगी क्योंकि अब उसने सब कुछ ही तो एक तरह से ले लिया ना जो डिसीज पर्सन का था। तो डिसीज पर्सन के बिहाफ पर ये काम कर सकता है जो पर्सन नहीं है क्लियरली।
लेकिन इन केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव डज नॉट स्पेसिफाई लिमिट। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप लिख रहे हैं, लेकिन आप उसमें अपनी या फिर आपने जब भी आपको ये नॉमिनी बनाया गया था तो उसमें आपको लायबिलिटी मेंशन की करनी चाहिए थी कि आप अगर इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप उस पर्सन की इतनी चीज़ों की जिम्मेवारी लोगे। अगर आप अपनी लिमिट स्पेसिफाई नहीं करते, राइट, तो मान लीजिए कई बार क्या होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा जा रहा है जब वो पर्सन था और उसकी प्रेजेंस में, और ऑब्वियसली आपके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, देन यू शुड मेंशन योर स्पेसिफिक अमाउंट कि भाई आप उस कितने की जिम्मेवारी लेने को तैयार हो। अगर आप एडवांस में बताते नहीं हैं तो बाद में क्या होगा कि सारी जिम्मेवारी आप पर आ जाएगी और आप लायबल माने जाओगे, तो पर्सनली लायबल भी माने जा सकते हो, ठीक है, अगर आप पेमेंट क्लियर नहीं करते। जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कारण कुछ हाई कोर्ट्स या सुप्रीम या कुछ इस तरीके की कोर्ट्स हैं जहाँ पर इस तरीके के केसेस जाते हैं। तो कुछ कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि, या ये डिसीज़न दिया कि अगर कर्ता जो कि फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर माना जा सकता है, वो फैमिली का बिजनेस संभालता है और फैमिली के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो अगर वो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है तो वो अपने साथ साथ फैमिली के और लोगों को भी जिम्मेदार बना रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कोर्ट्स का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक फैमिली के बाकी के लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अपने साइन नहीं कर देते, इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सनली नहीं है, सिर्फ करता ही है। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा सीन रहेगा। हालांकि कंक्लूजन में तो इस पर्सन ने हमें यही कहा है कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली साइन बाय करता है देन ही इज़ पर्सनली लायबल, अदरवाइज बाकी के जो स्टाफ जो मेंबर्स हैं वो पर्सनली लायबल नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म जो फॉर्म बिज़नेस के लिए चलाई जाएगी, जिसमें कुछ लोग होंगे जिनको हम पार्टनर्स कहेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात, अगर आपको बैंक में अकाउंट खोलना है तो पार्टनर कोई भी जाकर बैंक में अकाउंट खोल सकता है फर्म के नाम से। उस अकाउंट में आपको कोई भी खोलने के लिए कुछ भी ऐसी डिटेल्स देनी है या नाम देने हैं या कुछ साइन करने हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास फर्म की अथॉरिटी होनी चाहिए और पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी होनी चाहिए जो आप बैंक में देंगे, ताकि ये प्रूव कर सकें कि आप उस फर्म के पार्टनर हैं एंड यू आर ऑथराइज्ड बाय द अदर पार्टनर्स टू डू सो, राइट। तो इन केस, क्योंकि कोई ना कोई तो डील करेगा ना, हो सकता है कभी कोई पार्टनर बैंक में जा रहा है या कभी कोई और जा रहा है, तो अगर उस पार्टनर को रिकग्नाइज़ ही नहीं करते एज ए पार्टनर तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे ना कि आप फर्म के नाम से चेक साइन करो या चेक रिलीज़ करो। तो ये सारी नॉलेज जैसे आपको देनी होगी बैंक को। यानी कि एक छोटा सी बात थी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कोई चेक लिखते समय आपको ये बातें सारी ध्यान में रखनी है कि फर्म के कोई भी पार्टनर, मान लीजिए अगर एक पार्टनर या दो पार्टनर या चार पार्टनर जो भी हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो वो फर्म के नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो ऑब्वियसली पेमेंट भी रिलीज़ करनी होगी, तो उसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी लिखने होंगे। तो क्या उन पर साइन करने का अधिकार पार्टनर्स का है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, उनके नेम, सिग्नेचर, एड्रेसेस, वो सब प्रॉपर अथॉरिटी के पास, जैसे बैंक की बात हम करें तो उनके पास सबमिट होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन ऐसा पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं लिख सकता, लेकिन लिख सकता है, कारण उस पर साइन की बजाय वो क्या करेगा, अपने थंब इम्प्रेशन देगा। तो स्पेशली अगर वो पेमेंट के टाइम की बात आती है और उसको पेमेंट दी जानी है, इन दैट केस पेयर को ये ध्यान रखना होगा कि जिस पर्सन को पेमेंट की जा रही है वो क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है और वो उसका जो है थंब इम्प्रेशन है, तो ऑब्वियसली वो बहुत बारीकी से, मान लीजिए आप बैंक में कोई इस तरीके का सीन है तो बैंक के ऊपर एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे पर्सन की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करे ताकि गुड फेथ में और विदाउट नेग्लिजेंस इस तरीके की पेमेंट हो सके, तभी तो हम उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के लिए, पार्टीज़ की क्या क्या कैपेसिटी है, कौन साइन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।